हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। 2 दिन पहले हम नए कंपटीशन बैच का अनाउंस किए थे कि 1 मार्च से आप लोग का नया कंपटीशन बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें टाइमिंग रहेगा 8:30 से 11 बजे तक, यानी टोटल 2.5 घंटे का टाइमिंग। लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है। फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। 1 तारीख को छोड़कर हम लोग 2 तारीख से ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि 1 तारीख को संडे पड़ रहा है। हम लोग ध्यान नहीं दिए कि मतलब 1 तारीख को संडे है, और हम लोग बिना कैलेंडर देखे ही अनाउंस कर दिए। बाद में ध्यान आया कि नहीं, 1 तारीख को संडे है, तो थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हुआ है। आप लोग का नया बैच 2 तारीख से वो शुरू होने वाला है। और चूंकि ये गलती हो गई थी, इसलिए हम थोड़ा सा डायरेक्ट वीडियो पे आके आप लोग को बता रहे हैं। और कुछ बच्चे फ़ोन भी किए थे, बहुत सारे बच्चे कॉल भी किए थे कि सर कंपटीशन शुरू करें, क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या नहीं पढ़ाएंगे, बताइए। तो फ़ोन पे बहुत ज़्यादा क्या बताया जा सकता है, तो हमने सोचा कि चलिए इसके लिए एक स्पेशल आप लोगों को वीडियो बना दिया जाए। अब इसमें बहुत सारे बच्चे फ़ोन किए, जिसमें से कुछ बच्चे जस्ट इंटर करके कंपटीशन की तैयारी में जाने वाले हैं। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो 1 साल से कहीं पढ़ रहे थे, लेकिन वहाँ पे पसंद नहीं आया, तो वहाँ पे से छोड़कर फिर ये जुड़ने वाले हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी 1-2 बच्चे फ़ोन किए थे जो ऑनलाइन पढ़ते थे, लेकिन उन लोगों ने बोला कि सर ऑनलाइन हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो सोचा कि एक बार ऑफलाइन ट्राई कर लिया जाए। तो इन सारे बच्चों को मुद्दे नज़र रखते हुए हम एक नॉर्मल सा वीडियो बनाने जा रहे हैं, और उस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि किस जॉब की तैयारी करनी चाहिए, और सिलेबस क्या क्या रहेगा, और उस सिलेबस को कैसे पढ़ना चाहिए, कितने लेवल में पढ़ना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, न्यू कंपटीशन बैच आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है, और न्यू कंपटीशन बैच का टाइमिंग है बच्चों 2 मार्च से। और सबसे पहले आपको आना होगा तो 9:30 बजे आना है। उसके बाद धीरे धीरे आप लोग का 1 या 2 दिन बाद 8:30 से कर दिया जाएगा। 8:30 से आप लोग का रिवीजन बैच रहेगा जीके जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, बिना देरी किए हुए। देखिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को कैसे क्रैक किया जाता है, इस वीडियो का मेन पर्पस यही है। और इसमें सबसे पहले बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि भाई हम कंपटीशन की तैयारी करें तो किस जॉब की प्रॉपर तैयारी करें। तो सबसे पहले इस प्रश्नों का हम समाधान निकालते हैं, और तैयारी करना है तो कैसे करें, किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे जब कंपटीशन लाइन में उतरते हैं, तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है कि किस नौकरी की तैयारी करें, सिलेबस क्या रहेगा उस नौकरी के लिए, सिलेबस में क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे, तैयारी का प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, तैयारी में किन किन बिंदुओं पर फोकस होना चाहिए, तैयारी कब से शुरू करें, तैयारी कब से शुरू करें। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, किस नौकरी की तैयारी करें। बेटा आप किसी नौकरी की तैयारी मत करो, ये दिमाग में तो पहला ये क्वेश्चन इस दिमाग से निकाल ही दो कि हम किस नौकरी की तैयारी करनी है। तो पहले तो आप ये दिमाग से निकाल दो कि किस नौकरी की तैयारी करनी है, ये दिमाग से एकदम बात निकाल दो। और एक बार जान लो कि कोई भी सरकारी नौकरी जो होती है 2 भाग में बढ़ती है। पहला होता है स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक होता है राज्य सरकार की सरकारी नौकरी, और दूसरा होता है केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी। अब उसमें जैसे जैसे फॉर्म आता है, बच्चे सारे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो पहली बात तो आप ये दिमाग में से निकाल लीजिए कि हमें किस नौकरी की तैयारी करनी है। तो ये ऐसा संशय दिमाग से निकाल लीजिए, आपको सभी नौकरी की तैयारी करनी है। अब पूछोगे सर ये संभव कैसे होगा। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि नौकरियों का कैटेगरी क्या होता है। तो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का जॉब हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो बच्चों, जॉब टोटल 5 कैटेगरी या 4 कैटेगरी में देखने को मिलता है। जैसे नॉर्मल अगर स्टेट गवर्नमेंट का जॉब देखा जाए, तो जैसे बच्चे बिहार पुलिस का एग्जाम देते हैं, एसआई का एग्जाम देते हैं, तो इसमें देखिए कैटेगरी कैसे बढ़ता है बिहार पुलिस में। तो सबसे पहले डी लेवल पर, सबसे पहले ई लेवल पर हम लोग कांस्टेबल रखते हैं बेटा, बिहार पुलिस, जिसके बच्चे एग्जाम देते हैं, यानी एक कांस्टेबल होता है, और दूसरा होता है बेटा हेड कांस्टेबल, तीसरा होता है बच्चों एएसआई, उसके बाद होता है बच्चों एसआई, और तब होता है बच्चों थाना इंचार्ज, पूरे थाने का अध्यक्ष होता है। तो ये आपके स्टेट गवर्नमेंट की कैटेगरी बढ़ गई। पहला कांस्टेबल हो गया, दूसरा हेड कांस्टेबल हो गया, तीसरा एएसआई, चौथा एसआई, और सबसे ऊपर लेवल पर थाना इंचार्ज होता है। अब इसमें क्या होता है कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का मतलब एग्जाम एक साथ होता है। चाहे जनरली कांस्टेबल का एग्जाम होता है, यही प्रमोट होकर हेड कांस्टेबल बनते हैं। फिर एएसआई का एग्जाम होता है, ये प्रमोट होकर एसआई बनते हैं। और ये जो थाना इंचार्ज होता है, इनका एग्जाम या तो बीपीएससी लेता है बेटा, या इनका एग्जाम यूपीएससी लेता है, बीपीएससी या यूपीएससी, ठीक है। तो ये नॉर्मली सा एक स्टेट गवर्नमेंट का मतलब कैटेगरी वाइज बाई मतलब हमने आपको बता दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम देख लीजिए, तो नॉर्मल सा एक बात उठा लीजिए, रेलवे। रेलवे में भी टोटल 3 कैटेगरियां हो जाती है, आप जानते हो, ग्रुप डी, तब सी, तब बी, तब ए। ये रेलवे की ये नॉर्मल कैटेगरी होती है, डी सी बी ए। अब ग्रुप डी का तो एग्जाम जनरली आप बच्चे एग्जाम यहाँ पर देते हैं, ग्रुप सी के भी एग्जाम आते हैं, ग्रुप बी के भी एग्जाम आते हैं, ग्रुप ए के एग्जाम आते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें 4 लेवल लगे रहते हैं। कितने लेवल? 4 लेवल। सबसे लो लेवल होता है, इसको हम लेवल 1 कह सकते हैं, इसको हम लेवल 2 कह सकते हैं, और इसको हम लेवल 3 कह सकते हैं। और ये जो होता है बेटा हाई लेवल होता है, हाई लेवल होता है। अगर आप तीनों लेवल पर पहुंच चुके हो तब आप हाई लेवल हो जाओगे। अब जैसे रेलवे में ग्रुप डी है, सी है, बी है, और जो ये ए है, ए का एग्जाम यूपीएससी लेता है, जिसको डीआरएम भी कहते हैं, डीआरएम। उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एग्जाम होता है एसएससी द्वारा कंडक्ट एग्जाम,
तो एसएससी द्वारा कंडक्ट एग्जाम में सबसे पहले प्यून आते हैं, फिर उसके बाद एलडीसी आते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क, फिर उसके बाद यूडीसी आते हैं अपर डिविजनल क्लर्क, उसके बाद जो सचिवालय का हेड होता है वो आ जाता है बेटा। तो प्यून जो होता है ये 10th लेवल का एग्जाम है, एलडीसी जो होता है ये 11th लेवल का एग्जाम है, और यूडीसी जो होता है ये 12th लेवल का एग्जाम है, यूडीसी जो होता है ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है। और ये भी जो होते हैं सचिवालय का हेड जो है ये भी ग्रेजुएट लेवल का, लेकिन इसको भी कंडक्ट करता है बेटा यूपीएससी। यानी जो हायर लेवल के एग्जाम होते हैं, जो सबसे अपर लेवल के एग्जाम होते हैं, वो नॉर्मली एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है। अब बाकी ये जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में ही हमारे बच्चे लोग मारामारी करते हैं, और इसमें हमारे यहाँ एकमा के तो बच्चे अब सबसे ज़्यादा मतलब समझ लीजिए कि इस लेवल के ही नौकरी में ही वो लोग मारामारी करते हैं, चाहे प्यून हो या कांस्टेबल हो या ग्रुप डी का जॉब हो, इसी में ही बस वो सिमट के रह जाते हैं, इसके ऊपर ही अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते। तो इतना तो समझ में आ गया, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन दोनों गवर्नमेंट के एग्जाम में बच्चों 4 लेवल लगे रहते हैं, जिसमें आपकी तैयारी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक जाती है हमारे यहाँ एकमा में। और हाई लेवल तो मतलब समझ लो आपको बहुत ऊपर लेवल की बातें हो गई, इसके लिए सिलेबस थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है, और इसमें काफ़ी पेशेंस, काफ़ी टाइमिंग और काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी मांगता है, इसलिए हम ज़्यादा इसके ऊपर नहीं सोचकर हम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा यही नौकरियों का लेवल होगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। देखिए कंपटीशन में कोई लेवल नहीं होता है बेटा, आप जितना मेहनत करोगे उतना ही आप अच्छे पोजीशन पर जाके बैठोगे। अब डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया बेटा कि स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, टोटल 4 लेवल में होते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपकी जैसी तैयारी रहेगी उस लेवल पे आप जाकर बैठ जाओगे। अब सबसे लो स्तर की तैयारी है तो आप प्यून या डी या कांस्टेबल पे जाओगे, और थोड़ा सा अच्छा होगा तो ऊपर, और थोड़ा ऊपर, और बहुत ज़्यादा अच्छा तो समझ लीजिए कि मतलब एकदम पापा जी बन के आओगे और पूरा गाँव जवार सैल्यूट करेगा आपको। अब चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, सिलेबस की क्या होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी, कुछ भी हो, उसमें बेसिकली आपको 4 सिलेबस पढ़ने होते हैं बच्चों। मैथ, जनरल स्टडी, रीजनिंग और इंग्लिश। और एक बार जान लीजिए सिलेबस में 3 लेवल होंगे, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 मतलब समझ लीजिए प्यून लेवल, लेवल 2 मतलब लेवल 1 मतलब 10th लेवल प्यून लेवल, लेवल 2 मतलब समझ लीजिए कि मतलब एलडीसी लेवल यानी 12th लेवल, और लेवल 3 मतलब समझ लीजिएगा कि ग्रेजुएट लेवल। ये 3 लेवल पर बैठने हैं। इस लेवल में तो समझ लीजिए कोई ज़्यादा इज्जत मिलता नहीं है, बस गांव देहात में थोड़ा बहुत 1-2 आदमी इज्जत कर भी दे, लेकिन उस लेवल की इज्जत वाली फीलिंग आपको नहीं मिलेगी जितना आप सोचकर कंपटीशन तैयारी करने चले हैं। तो नॉर्मली बेटा मैथ होते हैं, जनरल स्टडी होते हैं, रीजनिंग होते हैं, इंग्लिश होते हैं। अगर हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम होते हैं बेटा, उसमें सबसे ज़्यादा फोकस जनरल स्टडी पर किया जाता है, बहुत कम मैथ पर, बहुत कम रीजनिंग पर, और बहुत कम इंग्लिश पर, थोड़ा बहुत हिंदी भी शामिल कर दिया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत हिंदी शामिल कर दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में जनरल देखने को मिलता है कि इसमें चारों पोर्शन पर इक्वल फोकस रहता है। जैसे मैथ भी अगर मान लीजिए 120 क्वेश्चन है तो 30 मैथ हो गया, 30 जनरल स्टडी हो गया, 30 रीजनिंग हो गया, 30 इंग्लिश हो गया। अब तो शायद 40-40 के आंकड़े वाले आ गए हैं, 30 से 40, 30 से 40, 30 से 40, ठीक है। अगर एक सिंगल पेपर का एग्जाम होगा तो, अगर डबल पेपर का एग्जाम हो जाए जैसे पीटी हो जाए, मेंस हो जाए, तब तो थोड़ा सा सिलेबस अलग हट के आ जाते हैं, लेकिन पढ़ने आपको इतना ही है बेटा। तो मेन आप जान लीजिए कि किसी भी सिलेबस क्या होगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो या सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम हो, ये अलग अलग एग्जाम के अलग अलग अपने हिसाब से सिलेबस बनते हैं, लेकिन सिलेबस पूछे जाएंगे बस यही 4। थोड़ा बहुत हिंदी को ऐड कर दिया जाता है किसी किसी एग्जाम में, लेकिन मेन सिलेबस यही 4 होते हैं, मैथ, जनरल स्टडी, रीजनिंग और इंग्लिश। अब यहाँ पर आता है मैथ में टोटल 4 पोर्शन होते हैं बच्चों। मैथ में टोटल 4 पोर्शन होते हैं, बेसिक, अर्थमेटिक, एडवांस, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडी में 2 भाग में बढ़ जाता है, एक जनरल नॉलेज हो जाता है और एक जनरल साइंस हो जाता है। जनरल नॉलेज में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी हो जाते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी हो जाते हैं। इसमें जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है, ये हो जाते हैं। और उसके बाद रीजनिंग में बच्चों 2 भाग में बढ़ जाता है, एक वर्बल हो जाता है और एक नॉर्मल वर्ब। इंग्लिश में आ जाइए तो एक वर्ड पार हो जाता है, एक ग्रामर। अब क्वेश्चन उठता है कि मैथ से किन किन पोर्शनों से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए मैथ में बेटा टोटल 35 चैप्टर, नहीं मान लीजिए 36 चैप्टर है। एस डी यादव की बुक खोलिएगा, एस डी यादव की बुक लेवल 1 की बुक होती है, यानी मैथ का लेवल 1 एस डी यादव, दूसरा आर एस अग्रवाल, और तीसरा लेवल होता है राकेश यादव, राकेश यादव। तो अगर 3 लेवल में पढ़ना है तो एस डी यादव पहले लेवल पर पढ़िए, और एस डी यादव में जनरली 36 चैप्टर होते हैं, और 36 चैप्टर ही आपके पूरा बेसिक, अर्थमेटिक, एडवांस और डाटा इंटरप्रिटेशन कवर करते हैं। यानी अगर 1 साल की अगर आप अपनी तैयारी लेकर चले हैं, 1 साल की तैयारी लेकर चले हैं तो 1 मंथ आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे मैथ में, आपको 1 मंथ 3 चैप्टर पढ़ने होंगे मैथ में, नॉर्मली एस डी यादव, तब आपका लेवल 1 क्लियर होगा बेटा, ठीक है।
जनरल स्टडी की बात की जाए तो जनरल स्टडी के लिए आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के लिए सबसे अच्छी बुक जो आती है, एक लूसेंट की आती है और एक दृष्टि की आती है। दृष्टि की आती है तो लूसेंट और दृष्टि अगर दोनों क्लियर करके चलते हो तो आप लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 पर पहुंच जाओगे। और वैसे सिंपली लूसेंट क्लियर करके चलते हो तो समझ लीजिए लेवल 1 पर रहोगे। तो अब देखिए दृष्टि की भी बुक जैसे लोगे तो दृष्टि में जैसे हिस्ट्री का अलग आता है, ज्योग्राफी का अलग आता है, पॉलिटी का अलग आता है, इकोनॉमी का अलग आता है बच्चों। लेकिन लूसेंट में सारे एक ही में आ जाते हैं। लूसेंट में आपका जीके भी आ जाता है और जीएस भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अलग से बुक पढ़नी है तो दृष्टि की बुक उठा के पढ़िए, अच्छी बुक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के लिए अच्छी अच्छी बुक लिखी गई है दृष्टि में। तो अब दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, तो हिस्ट्री में 24 से 30 चैप्टर, ज्योग्राफी में भी 24 से 30, इकोनॉमी में भी 24 से 30, यही आंकड़े रहते हैं, और पॉलिटी में भी 24 से 30। तो नॉर्मली आप जान लीजिए बेटा जीके जो होता है 1 साल का सिलेबस नहीं होता, ये 2 साल का सिलेबस होता है। कितने साल का सिलेबस होता है? 2 साल का। नॉर्मली गिन लीजिए, अगर किसी हिस्ट्री ज्योग्राफी में आप नॉर्मली 24 भी चैप्टर पढ़ोगे तो 24 दूना कितना हो जाएगा बेटा? 48। अगर 1 साल में 2 बुक कवर करते हो तो 24 दूना 48 चैप्टर हो गया। यानी आप अगर 1 मंथ में 4 चैप्टर कवर करके चलते हो तब जाके आपका 1 साल में बेटा आपका ये 2 बुक क्लियर हो जाता है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 बुक क्लियर होगा, फिर अगले साल में जाएगा तो ये 2 बुक क्लियर हो जाता है। यानी जीके जो होता है बेटा 2 साल का सिलेबस होता है। और नॉर्मली लूसेंट जो होता है, लूसेंट तो आपका 1 ईयर में अच्छे से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अच्छे से लेवल 3 तक का जीके जीएस जाना है तो दृष्टि उठाना पड़ेगा, दृष्टि के चारों अलग अलग बुक उठाने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर हो जाता है। अगर लेवल 3 तक का जीएस आपको पकड़ना है तो लूसेंट आपको पढ़ना है, लेवल 1 क्लियर कर देगा। और बाकी जो अलग अलग बुक पढ़ना है तो इसके लिए इसके झां उठा लीजिए। और इसके झां में उठाइए तो फिजिक्स में भी 15 15 15 15 तो 45 हो गया। ये भी 1 साल का सिलेबस नहीं होता है बेटा, ये भी 2 साल का सिलेबस है, पूरा डीपली लेवल। और जीएस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है बेटा रेलवे में। रेलवे में बथेरे का जीएस भरा रहता है, समझ रहे बच्चों। रेलवे में बथेरे का जीएस भरा रहता है, इसलिए बेटा जीएस सबसे ज्यादा रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब 15 या 45 नहीं मान लो बेटा, 48 मान लिए। अब 2 साल का सिलेबस होने से 24 दूना 48, यानी 1 मंथ में इसको भी आपको 2 चैप्टर क्लियर करने होते हैं। यानी क्लियरली अगर जान लीजिए तो मान लीजिए मैथमेटिक्स में 1 मंथ में 3 चैप्टर, उसी मंथ में 4 चैप्टर आपको मतलब जीके के, उसी मंथ में 2 चैप्टर आपको मतलब जीएस के भी पढ़ने होते हैं। रीजनिंग में सबसे ज्यादा भर्बल का चर्चा होता है, नॉन भर्बल भी आता है। तो नॉन भर्बल में टोटल 12 चैप्टर होते हैं बेटा, और भर्बल में टोटल 24 चैप्टर है। चाहे आप लूसेंट का बुक उठा के देखिए या अजय चौहान का। रीजनिंग के लिए सबसे अच्छी बुक जो है वो लूसेंट है एंड अजय चौहान है। कौन सी बुक है बेटा? अजय चौहान है। और आप चेक कर लीजिएगा बेटा जाकर। अब इसमें देखिए, मान लीजिए हमने दृष्टि का बुक बोला कि इसका अलग अलग बुक ले लीजिए, तो दृष्टि का आप अलग अलग बुक उठा के देखिए तो सब में 24 से 30, 24 से 30, 24 से 30 चारों पोर्शन के अलग अलग। उसी प्रकार से लूसेंट का बुक उठाइए, अजय चौहान का बुक उठाइए, भर्बल में टोटल 24 चैप्टर आते हैं, नॉन भर्बल में टोटल 12 चैप्टर आ जाते हैं बेटा। अब बताइए कि 24 चैप्टर को आपको 1 साल में खत्म करने हैं तो 1 मंथ में आपको कितना चैप्टर खत्म करना होगा बेटा? आपको 1 मंथ में 2 चैप्टर खत्म करना होगा। उसी प्रकार से नॉन भर्बल को अगर 1 साल में खत्म करना है तो 1 मंथ में आपको 1 चैप्टर निकालना पड़ेगा। लेकिन जनरली बच्चे भर्बल पढ़ के भी अपना काम चला लेते हैं। अब इसमें रीजनिंग के लिए अच्छी बुक लूसेंट और अजय चौहान हो जाती है। इंग्लिश में बात करते हैं बेटा, तो इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में ग्रामर हो जाता है, वर्ड पावर हो जाता है। और सबसे मजेदार बात ये होता है बेटा कि अगर 30 या 40 नंबर का ग्रामर है, 30 या 40 नंबर का इंग्लिश है तो 5 ही नंबर का ग्रामर होगा और 25 नंबर का वर्ड पावर हो जाता है। तो सबसे ये प्रॉफिट वाली बात हो जाती है। तो बताइए ग्रामर का उतना मोटा मोटा बुक पढ़ के 5 नंबर क्लियर करने से अच्छा है कि हम वर्ड पावर पे कमांड करके 25 नंबर क्लियर कर ले। तो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे जो होते हैं ग्रामर बहुत कम पढ़ते हैं, वर्ड पावर ज्यादा फोकस करते हैं। और वर्ड पावर में एक ही बुक आता है, ब्लैक बुक आता है। ब्लैक बुक अच्छी बुक है। और एक एचसी हार्डविक की बुक आता है। तो एचसी हार्डविक पहले के बच्चे पढ़ते थे, अब एचसी हार्डविक लो लेवल हो गया, लेकिन ब्लैक बुक हाई लेवल की बुक होती है। अगर आप सिर्फ ब्लैक बुक पढ़ लेते हैं बेटा तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के आप एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। तो इतना समझिएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, टोटल 4 लेवल होते हैं, जिसमें लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है, और एक जो होता है सबसे हाई लेवल होता है। तो वहां तक पहुंचना यहाँ के तो बच्चों को संभव नहीं है, लेकिन लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तक आप जा सकते हैं बच्चों। तो ब्लैक बुक अगर आप पढ़ते हैं वर्ड पावर के लिए तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और इसमें भी सबसे वर्ड पावर के लिए आपको बता दें, इसमें साइनो आता है बच्चों, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब एंड फिल इन दी ब्लैंक्स, ये आता है बेटा, ये आते हैं। मतलब टोटल 25 और 30 नंबर के यहाँ से यही चीजें वर्ड पावर से आ जाते हैं। और एक बुक अगर अच्छे से क्लियर करते हो ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी तो क्लियर हो जाता है। अब वर्ड पावर को क्लियर करना है बेटा अगर 1 साल में, तो 1 साल में अगर क्लियर करना है तो आपको एक दिन में 30 वर्ड इसके याद करने होंगे। कितने वर्ड?
30 वर्ड। अगर एक दिन में आप 30 वर्ड याद करते हो तब आपका वर्ड पावर क्लियर हो जाता है। तो ये हो गया बेटा मोटा मोटी सिलेबस, लेकिन पूरा डीप लेवल से हम आपको समझाने के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा बेटा। मैथ का सिलेबस क्या होता है, कैसे होता है, मैथ कैसे पढ़ना है, ये हम बताएंगे। फिर उसी प्रकार से सारे सिलेबस को हम एक एक करके आप लोगों को अलग अलग वीडियो बना देंगे। अब बारी आती है बेटा तैयारी का प्लेटफॉर्म क्या होना चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो देखिए हम आपसे कहेंगे सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है बेटा ऑफलाइन। पहले आप ऑफलाइन जाओ, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में आज के समय में जितने भी टीचर हैं वो अपना बैच बेच रहे हैं। बैच कैसे बेचे हैं, तो जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस का एग्जाम आ गया, तो बिहार पुलिस का एग्जाम आया तो बेटा जी वो क्या करेंगे, बिहार पुलिस का बैच लॉन्च कर देंगे। उसमें मैथ वाले टीचर आएंगे, फिजिक्स वाले टीचर आएंगे, अलग अलग विषय के टीचर आके पढ़ाते। वो अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन वो उन बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे अभी जस्ट तैयारी करना शुरू किए हैं। क्योंकि वो जो टीचर जो सिलेबस लेकर आते हैं वो पूरा डीप लेवल का सिलेबस नहीं लेकर आते हैं, पहली बात आप चेक कर लीजिएगा। वो जो भी सिलेबस लेकर आते हैं वो आपको जनरली मोटा मोटी उतना ही सिलेबस लेकर आते हैं जो मतलब उस एग्जाम से रिलेट करता हो, ठीक है। अब ऑनलाइन में भी जाइएगा तो बच्चे आप देखिए तो वो जो टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो क्लास वाला वीडियो नहीं डालेंगे, वो जनरली वो स्टूडियो में खड़ा होकर पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब अपना लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनको सिलेबस मिल गया है कि आपको इतना से इतना पूरा कर देना है, मतलब वो एक टारगेट पूरा कर रहे हैं, वो बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए हम पहले कहेंगे कि जो अगर आप ऑनलाइन जाने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो हम आपसे यही कहेंगे कि सबसे महामूर्ख डिसीजन है। आप पहले ऑफलाइन जाइए और ऑफलाइन के साथ साथ आप ऑनलाइन जाइए। और ऑफलाइन में आप कोशिश कीजिए कि पहले साल में लेवल 1 पर पहुंचिए, फिर लेवल 2 पर पहुंचिए, फिर अगले साल में लेवल 2 पर पहुंचिए, फिर अगले साल में लेवल 3 पर पहुंचिए। और अगर लेवल 1 से लेवल 2 पर आप पहुंचते हो, लेवल 1 को अच्छे से आप पढ़ लिए और फिर अगले साल भी लेवल 1 पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप गधापंती कर रहे हैं। आप लेवल 1 पढ़ के जैसे ही लेवल 2 पर जाइएगा ना तो लेवल 1 आपको आसान लगने लगेगा, और फिर लेवल 2 पढ़ के जैसे ही लेवल 3 पर जाइएगा ना बच्चों तो लेवल 2 आसान लगने लगेगा। और सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है लेवल 3 का, और जितना आप लेवल 3 का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान लेवल 1 लगेगा, लेवल 2 भी लगेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते हो नीचे वाला लेवल आसान होता है। अगर आप लेवल 1 पर ही मान लीजिए किसी के यहाँ आप कंपटीशन पर रहे हो, वो आपको एसडी यादव पढ़ा रहा है, अगले साल फिर एसडी यादव पढ़ाया, फिर अगले साल, तो इससे आपका ग्रोथ नहीं हुआ, बस आपने एक ही चीज को रगड़ा। आप अपना लेवल बढ़ाइए। जैसे एसडी यादव मैथ पढ़ने के बाद अगले साल आप आर एस अग्रवाल बनाइए, उसके आर एस अग्रवाल एक साल में कंप्लीट करने के बाद अगले साल राकेश यादव बनाइए। हमको तो लग नहीं रहा है कि राकेश यादव एक साल में किसी से कंप्लीट भी होता होगा, क्योंकि एक चैप्टर में 500 क्वेश्चन दिया रहता है, तो राकेश यादव को कंप्लीट करने के लिए 2 साल लग जाते हैं, समझ जाइए। ये होता है मैथ का सिलेबस। और तब जाके इंटर करते हुए अगर बच्चा 3 साल अगर बढ़िया से तैयारी करता है तब जाके उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाता है। जैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है वो तुरंत जो होता है लेवल 1 की लेवल 3 की नौकरी पर चला जाता है, और सबसे नीचे वाले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल 3 की नौकरी पर चला जाता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते। और फिर वो हायर लेवल के नौकरी के लिए भी वो एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही अब बीपीएससी यूपीएससी का फॉर्म डालने लायक एप्लीकेबल हो जाओगे, और लेवल 3 के भी फॉर्म डालने लायक एप्लीकेबल हो जाओगे। अब डिपेंड रहेगा कि इन 3 साल के ग्रेजुएशन के तैयारी के ड्यूरेशन में आपने कंपटीशन किस लेवल से तैयार किया, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि आप पहले ऑफलाइन जाइए, और ऑफलाइन में ऐसा टीचर पकड़िए जो आपको अच्छे से मैथ समझाए, ऐसा टीचर पकड़िए जो अच्छे से आपको रीजनिंग, अच्छे से आपको जीके जीएस का रिवीजन कराए, ऐसा टीचर पकड़िए जो रीजनिंग का अच्छे से प्रैक्टिस कराए, ऐसा टीचर पकड़िए जो इंग्लिश का अच्छे से गाइडेंस करके आपको मतलब वर्ड पावर याद करवाए, ठीक है। तो आप ऑफलाइन पहले जाइए, ऑफलाइन जाने के बाद आप लेवल 1 क्लियर कीजिए, लेवल 2 क्लियर कीजिए, लेवल 3 क्लियर कीजिए। और अगर ऑफलाइन अगर सुविधाएं नहीं मिल रही है तब आप जाके ऑनलाइन किसी टीचर को परचेज कीजिए, और तब वहां से आप लोग लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कोशिश कीजिए क्लियर करने के लिए, ठीक है बच्चों। तो ये सिलेबस था बेटा। उसके बाद आता है बेटा तैयारी पर किन किन बिंदुओं पर फोकस होना चाहिए। तो सबसे पहली बात की कंटिन्यूटी आपकी एकदम हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे बेटा अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अगले दिन भी 3 घंटे पढ़िए। मान लीजिए किसी दिन कोशिश कर रहे हैं कि एक ही दिन 10 घंटे पढ़ लिए या 2 दिन नहीं पढ़े, तो ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में थोड़ा ही पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए, और कंपटीशन की तैयारी में कंटिन्यूटी के लिए तो हम कम से कम कहेंगे कि 5 घंटे अपने से पढ़िए। कोचिंग क्लासेस करने के बाद 5 घंटे अपने से पढ़िए। उसके बाद आपको पैसेंस रखना बहुत जरूरी होता है बेटा, क्योंकि ऐसा भी होता है कि देखिए आज के समय में कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज़्यादा कंपटीटर हो चुके हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि जो आईएएस का तैयारी करने वाला बच्चा है वो भी ग्रुप डी का फॉर्म भर रहा है। इतना समझ लीजिए, आप अगर ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो समझ लीजिए सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, मतलब केंद्र सरकार की जॉब है। और ग्रुप डी के एग्जाम में अगर आप मुखर्जी नगर में जा रहे हैं ग्रुप डी का एग्जाम देने, तो आप पूछिएगा किसी बच्चे से कि आप किस लेवल की तैयारी करके आए हैं, तो आपके आसपास के 10 बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो आईएएस लेवल की तैयारी करके बैठे हुए हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो आईएएस लेवल के बच्चे से है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम है। स्टेट लेवल में तो मान लीजिए पूरा भारतवर्ष इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, जैसे बिहार उहार के एग्जाम में बिहार पुलिस का एग्जाम निकलता है तो पूरे भारत से बच्चे नहीं आते हैं, उसमें 80% बच्चे तो बिहार के ही रहते हैं, 20% ही बच्चे बाहर से आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सेंट्रल लेवल के
के एग्जाम में अगर आप बैठिएगा, जैसे ग्रुप डी के एक नॉर्मल सा एग्जाम हो गया, सेंट्रल लेवल का एग्जाम, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे बैठिएगा तो उसमें क्या होता है कि पूरे भारतवर्ष के बच्चे बैठते हैं, तब आपको समझ में आता है कि नौकरी के लिए कितना महामारी है। ठीक है, फिर उसी के साथ अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने जाते हैं, तो आप जो अगर मुखर्जी नगर में जाकर अगर एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पर पूछेगा तो उसमें 10 बच्चे में ग्रेजुएशन में बीटेक किए हुए 5 बच्चे मिल जाएंगे, यानी बीटेक किए हुए बच्चे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो इसलिए बेटा आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कंपटीटर बहुत तगड़े तगड़े मिलने वाले हैं, एक एक से तगड़े लेवल के कंपटीटर मिलने वाले हैं। यानी समझ लीजिए कि ग्रुप डी के भी एग्जाम में आपको आईएएस लेवल के बच्चे को पछाड़ना है, और एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आप ग्रेजुएशन के हिस्ट्री से और बीटेक के बच्चे को आपको पछाड़ना है। और देखिए बेटा, आपको तो कंटिन्यूटी रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। और स्पीड कैसे आता है, तो अगर आप लेवल 1 की तैयारी कर लिए हैं तो लेवल 2 में तुरंत घुस जाइए, और लेवल 2 की तैयारी कर लिए तो लेवल 3 में तुरंत घुस जाइए। तो लेवल 1 की तैयारी करने के बाद लेवल 2 में आओगे तो लेवल 1 आसान लगने लगता है, लेवल 2 की तैयारी करने के बाद लेवल 3 में आओगे तो लेवल 2 आसान लगने लगता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए अपना लेवल दिन पर दिन बढ़ाइए, साल दर साल बढ़ाइए। अगर आप लेवल 1 में एसडीआरओ क्लियर किए हैं तो अगले साल आप आरएस अग्रवाल क्लियर कीजिए, फिर उसके अगले साल आप राकेश यादव क्लियर कीजिए, तब जाके आपका मैथ 100% कंप्लीट होता है। ठीक है बेटा, ठीक उसी प्रकार के जीके जीएस की बात की जाए तो लूसेंट कंप्लीट कीजिए, और लूसेंट कंप्लीट करने के बाद दृष्टि कंप्लीट कीजिए, और इसके झांक कंप्लीट कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपका मतलब जीके जीएस भी 3 लेवल का कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में अजय चौहान और लूसेंट इनफ होते हैं। यही 2 बुक अगर एक बार बना जाते हैं तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 आपका क्लियर हो जाता है बेटा। उसके बाद जब लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 क्लियर करते हैं तो लेवल 3 के बाद आपकी स्पीड हाई हो जाती है, स्पीड काफी हाई हो जाती है बेटा। और जब स्पीड हाई हो जाता है तो स्पीड भी बहुत ज्यादा मायने रखता है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए, क्योंकि मान लीजिए आप एक बार एसडी यादव पढ़े हैं, बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सारे विषय समझे हैं, लेकिन अगर आपको पेपर दे दिया जाए तो आप उसके टोटल मैथ को बनाओगे। अंतर यही होगा कि मतलब जो पेपर पे 30 मिनट टाइम देना था, उस पेपर पे आप 1.5 घंटे लग जाएंगे आपको मैथ को बनाने में। यही अंतर होता है और कुछ नहीं होता है। आपका साथी जो है वो भी मैथ बना रहा है, आप भी बना रहे हो, वो सवाल वो भी बनाता है और वो सवाल आप भी बना रहे हो। अंतर ये है कि अगर वो 2 मिनट में बनाता है और आप 2.5 मिनट में बनाते हो तो उसका जॉब लगने का संभावना ज्यादा है, आपका जॉब लगने का संभावना कम है। यानी कहानी ऐसा बेटा कि आज के समय में पढ़ सब कोई रहा है, लेकिन जो स्पीड से पढ़ेगा उसी का जॉब संभव है। क्योंकि टोटल अगर 120 क्वेश्चन भी देख लिया जाए कि टोटल अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, 120 क्वेश्चन, तो 120 क्वेश्चन के लिए बेटा आपको 1.5 घंटे टाइम दिए जा रहे हैं। कितने घंटे? 1.5 घंटे, हाफ एन आवर, यानी टोटल 90 मिनट। 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, यानी पर क्वेश्चन को समझ लीजिए कि आधे मिनट में आपको करना है। नॉर्मली एक बात समझ को चलिए, क्योंकि आधे मिनट में करने के बाद भी आपके पास तो रंगने का भी तो टाइम होना चाहिए उसमें। अगर रंगने का टाइम नहीं है तो समझ लीजिए कि आप सॉल्व करके भी व्यर्थ में चले जाएंगे। तो इसलिए स्पीड बहुत जरूरी है बेटा। और स्पीड होने के साथ साथ अगर आप स्पीड में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपका एक्यूरेसी भी होना चाहिए। मान लीजिए आप बहुत तेजी से मैथ बना रहे हैं, अब बीच में कहीं प्लस माइनस गड़बड़ कर गए तो गया क्वेश्चन। तो स्पीड के साथ साथ आपके पास एक्यूरेसी भी होना चाहिए। और ये कब आता है? जब तीनों लेवल पे आप अच्छे से कमांड किए रहते हैं और तीसरे लेवल पर बहुत ज्यादा मेहनत किए रहते हैं, तब जाके आपके पास स्पीड प्लस एक्यूरेसी आ जाता है। और जैसे ही स्पीड प्लस एक्यूरेसी आ जाता है और उसके साथ साथ आपको फोकस बनाए रखना होता है। क्या बनाए रखना होता है? फोकस। अगर आप फोकस नहीं बनाते हैं, अपने लक्ष्य से इधर उधर भटकने लगते हैं, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। यानी इन 5 पॉइंटों पर आपको ध्यान देना होगा। कंटिन्यूटी, एकदम कंटिन्यूअस पढ़ना है, पेशेंस रखना है बेटा, क्योंकि कभी नहीं तो कभी आपको मतलब हर एग्जाम में आपको धक्का खाने को मिलेगा। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होना चाहिए, प्लस में फोकस होना चाहिए। अगर स्पीड है, एक्यूरेसी एकदम आपका फोकस इधर उधर नहीं हटने वाला है और आप कंटिन्यू है और पेशेंस काफी रखे हैं, तो आपको सक्सेस एकदम मिलना लाजमी है। अब क्वेश्चन उठता है बेटा कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की तैयारी 3 साल में होती है। अब इन 3 साल में सबसे मेन जो पोर्शन आता है बेटा, वो कहानी आता है बॉयज वर्सेस गर्ल। बॉयज वर्सेस गर्ल की कहानी आती है। तो देखिए, बॉयज के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, बॉयज अपने जब चाहे जैसे चाहे वो इनकी तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर इनको नौकरी नहीं मिलेगा तो सबसे पहले इनको कोई हल्दी लगाने वाला नहीं मिलेगा। हल्दी लगाने वाला मतलब जल्दी इनकी शादी नहीं होगी। गर्ल की शादी भी हो जाती है, और गर्ल लोग के सबसे ज्यादा टेंशन की बात क्या होती है कि जैसे ही वो अगर इंटर करते हैं, अगर वो सही गुरु के निर्देश में आ गए, तो उसमें क्या होगा कि गुरु उनको सही ढंग से 3 साल में वो अच्छे से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक की तैयारी वो करवा सकता है। और लेवल, मान लीजिए वो थोड़ा सा गुरु डाउन भी पड़ गया तो लेवल 1, लेवल 2 तक तो वो जरूर पहुंचा देगा, ये तो गारंटी देते हैं, अच्छा गुरु मिल गया तो। अब उसमें क्या होता है कि गर्ल के पास टाइम लिमिटेशन हो जाता है, क्योंकि इंटर करने के जस्ट 3 साल तक ग्रेजुएशन हो जाता है, और जैसे ही ग्रेजुएशन होता है तब तक पिताजी को टेंशन पकड़ लेता है कि इसकी शादी कर देनी है। अब बताइए बेटा कि वो बच्ची 1 साल में लेवल 1 क्लियर की, अगले साल में लेवल 2 क्लियर की, अगले साल में लेवल 3 क्लियर की,
लेवल 3 क्लियर करते हुए वो अब जस्ट कंपटीशन के लिए एलिजिबल बन गई है, कि मतलब वो किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम को, किसी भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम को आसानी से फोड़ सकती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के एग्जाम को। हायर लेवल के लिए नहीं बात करें, यूपीएससी की नहीं बात करें बेटा। यूपीएससी तो समझ लीजिए कि उसके लिए और ज्यादा पेशेंस होना पड़ता है, उसके लिए तो अलग ही सिलेबस है, वो एक दिन उसके भी सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। फिलहाल हम नॉर्मली सा सिलेबस चर्चा किए हैं, लेकिन आगे वीडियो लेकर आएंगे मैथ का सिलेबस, जीके का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, अच्छे से सारे सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे। तो लड़कियों की सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि इंटर होते होते अगर वो 3 साल ढंग से नहीं कंपटीशन की तैयारी करे तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की वो क्या होता है कि वो नहीं पार कर पाती है। और अगर अच्छे से तैयारी कर गई तब तक 3 लेवल पार करते करते उसके पिताजी सोचने लगते हैं कि इसकी शादी अब शादी के लिए तैयारी शुरू कर देंगे, वो लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो इधर लड़के ढूंढते हैं, लड़की अपनी जॉब ढूंढती है। अब इसी उधेड़ में अगर कहीं बच्ची का जॉब हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर वो एक गृहिणी बन के रह जाती है। लेकिन अगर कहीं वहां उसका ससुराल वाले लोग अच्छे निकल गए, अगर वो ये भी जानते हैं कि पढ़ाई अच्छे से की है, बच्ची लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक का वो लेवल क्लियर करके आई है, तो वो लोग उसकी तैयारी करवाते हैं कि नहीं तब तुम तैयारी करो और अच्छे से एग्जाम दो। तो बेटा पहले ये तीनों लेवल क्लियर किए रहोगे तब ना कोई आपको देगा कि चांस देगा। और आप तीनों लेवल क्लियर किए ही नहीं है, बस खाली हाँ नाम के हैं कि हाँ यहाँ पर कंपटीशन पढ़े थे, भले साल भर में मैथ के 4 चैप्टर पढ़े हैं, लेकिन हाँ नाम है कि हाँ कंपटीशन पढ़े हैं, और ले जाएगा तो क्या होगा, एक प्यून का नौकरी नहीं लगेगा आपको, एक नॉर्मल प्यून का नौकरी नहीं लगेगा। हम कर रहे हैं बेटा, और ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। इंटर मैट्रिक में बहुत ज्यादा नंबर उठा के आज रोड पर 3 साल 4 साल से धूला फाँक रहा है लो। और 3 साल 4 साल से काहे फाँक रहा है लो, ना लेवल 1 क्लियर किया लो, ना लेवल 2 क्लियर किया लो, ना लेवल 3 क्लियर किया लो। हाँ किसी एक विषय पर कमांड हो गया तो अपने आप का छाती चौड़ा करके घूम रहा है लो, अरे जीके जीएस कमांड है तो कोई बोलता ही रहे, अरे जीके जीएस से ही खाली होगा, मैथ भी होना चाहिए, इंग्लिश भी होना चाहिए, रीजनिंग भी होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका होगा। अगर मैथ बहुत ज्यादा अच्छा है तो जीके जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश होना चाहिए, चारों विषय पर कमांड होगा तब जाके आपका जॉब लगेगा बेटा। ये कहानी होता है, तब समझ गए बेटा। तो 3 लेवल की तैयारी होती है, 3 लेवल के जॉब होते हैं। हायर लेवल की हम बात नहीं करेंगे बेटा, हायर लेवल के अगले वीडियो में बात किया जाएगा। अब यहाँ पर आती है बेटा तैयारी कब से शुरू करें। बेटा इसकी कोई सीमाएं नहीं होती है, और सबसे अच्छा तो उन बच्चों के लिए टाइमिंग बन जाता है कि मतलब जो बच्चे जस्ट इंटर का एग्जाम देकर निकले हैं, तो वो बच्चे जितने जल्दी अगर वो तैयारी शुरू कर देते हैं या उनके लिए उतना ही ज्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है। और जो बच्चे अगर मान लीजिए 1 साल कहीं लेट कर गए हैं, उनको थोड़ा सा डबल मेहनत पड़ जाएगा, तब उनसे यही कहा जाएगा कि आप दोनों लेवल को एक साथ लेकर चलिए। और जो बच्चे 3 साल कहीं अपना समय व्यर्थ कर चुके हैं, अगर थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े हैं, तो उनको ट्रिपल मेहनत पड़ जाएगा, क्योंकि हर साल दर साल आपका कंपटीटर बढ़ रहा है। मान लीजिए आप इंटर करके निकले, आप 1 साल कहीं रुक गए, नहीं तैयारी किए, तब तक अगले साल जब आप तैयारी करने चले तब तक पीछे से 1 साल का और इंटर का बच्चा आपका कंपटीटर बन के आपके लाइन में खड़ा हो चुका है। तो ऐसे जितना जल्दी आप तैयारी शुरू कर देते हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, आपके लिए कंपटीटर कम रहेंगे, ठीक है बच्चों। और तीसरी बात कि जो बच्चे 1 साल की तैयारी किए हैं और जो बच्चे कहीं कर रहे हैं और सही ढंग से सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, सिलेबस तो हम सारे बता दिए कि मैथ में कम से कम 1 महीने में आपको 3 चैप्टर पढ़ना चाहिए, रीजनिंग में 1 महीने में 2 चैप्टर, और जीके में 1 महीने में कम से कम 4 चैप्टर, और इंग्लिश के लिए पर डे आपको 30 वर्ड याद करने चाहिए। अगर आप इतना नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप साल भर में आप लेवल 1 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। ये है लेवल 1 का कहानी। तो तैयारी आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं। आप तैयारी कितने लेवल में करनी है बच्चों, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, ठीक है बेटा। हर लेवल के अपने अपने बुक्स होते हैं, मैथ के अलग है, जीके जीएस के अलग है, रीजनिंग का अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है। अब तीनों लेवल पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि लेवल 1 के लिए मैथ में आपको मतलब समझ लीजिए कि 1 मंथ में आपको 5 चैप्टर, रीजनिंग में आपको 1 मंथ में 2 चैप्टर, ठीक है, जीके के लिए आपको 1 मंथ में 4 चैप्टर, और जीएस के लिए 1 मंथ में भी आपको 2 चैप्टर, ठीक है। और इंग्लिश के लिए बेटा आपको पर डे 30 वर्ड आपको पर डे याद करना होगा, तब जाके आप लेवल 1 क्लियर कर पाएंगे। अगर आप 5 चैप्टर मैथ में नहीं पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर रीजनिंग में नहीं पढ़ रहे हैं, 4 चैप्टर जीके में नहीं पढ़ रहे हैं, 2 चैप्टर जीएस में नहीं पढ़ रहे हैं, और 30 वर्ड पर डे याद नहीं कर रहे हैं, तो हम चैलेंज देकर कर रहे हैं बेटा, बुरा लगेगा आपको, आप प्यून का भी नौकरी नहीं निकालिएगा, हम लिखित दे रहे हैं, नहीं निकलेगा आपसे, प्यून का भी नौकरी नहीं निकलेगा, यानी सबसे लो लेवल का भी नौकरी नहीं मिलेगा, ये निकलेगा, ये मेरी गारंटी है। आप 3 साल 4 साल भटक लीजिएगा, हम चैलेंज देकर करें, ये बात एकदम अपने दिमाग में नोटिफाई कर लीजिए, ये VVI लाइन है, अपने कॉपी पर लिख लीजिए कि रॉकी भैया क्या बोला था कि अगर पर डे आप मैथ के 5 चैप्टर नहीं पढ़ते, रीडिंग के 2 चैप्टर नहीं, पर मंथ मैथ के 3 चैप्टर बेटा, सॉरी मैथ के 3 चैप्टर अगर पर मंथ नहीं पढ़ रहे हैं, रीडिंग के 2 चैप्टर नहीं, जीके के 4 चैप्टर नहीं, जीएस के 2 चैप्टर नहीं, और इंग्लिश के 30 वर्ड पर डे याद नहीं कर रहे हैं, तो हम चैलेंज देकर करें आपको प्यून का भी नौकरी नहीं निकलेगा, ये लिखित रख लीजिए। आप 4 साल भटक लीजिए, 5 साल भटक लीजिए, नौकरी नहीं लगेगा, और लड़की आपकी शादी ब्याह हो जाएंगी। तो सबसे ज्यादा तो लिमिटेशन बच्चियों के लिए है।
तो बेटा अपना टाइम देख लो और संभल जाओ। हम चैलेंज देकर कर रहे हैं कि 3 लेवल के जॉब होते हैं, इससे भी अपर लेवल होता है। तो ये अपर लेवल तो यहाँ पे 1 माह में तो संभव ही नहीं है। ये संभव हो सकता है अगर आप चाहो तो, 1 माह में आप चाहो तो ये संभव हो सकता है। ये 3 लेवल आप लोग क्लियर कर सकते हो। ये अपर लेवल तो बेटा इन 3 लेवल क्लियर करने के बाद हम यही कहेंगे कि ग्रेजुएशन होते होते अगर आपको अपर लेवल जाना है तो या तो दृष्टि जैसे क्लासेस संस्थान से जुड़ जाइए, या तो ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए, या वहां पर चले जाइए। लेकिन पहले ये 3 लेवल क्लियर करके जाइए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इसलिए बेटा कोई भी कंपटीशन 3 साल की तैयारी होती है। तब समझ गए? अब कोई दिक्कत तो नहीं है, संशय नहीं है? हाँ, अब एक एक सिलेबस को हम लोग डीपली हम लोग चर्चा करेंगे कि मैथ में क्या क्या पढ़ना होता है, जीके में क्या क्या पढ़ना होता है, जीएस में क्या क्या पढ़ना होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। और मेरा बैच जो है 2 मार्च से शुरू होने वाला है। नया बैच ऑफलाइन भी शुरू होगा और ऑनलाइन भी शुरू होगा। अब क्वेश्चन उठेगा कि हम ही क्यों, तो हम ही क्यों ये प्रश्न है। तो इसके लिए आपको हमको जांचना पड़ेगा बेटा कि 1 महीने में अगर हम 3 चैप्टर मैथ के नहीं निकालते हैं और 2 चैप्टर रीजनिंग के नहीं निकालते हैं तो हम सबसे मतलब बेकार टीचर है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे टीचर के पास पढ़ते हैं और 1 मंथ में वो 3 चैप्टर मैथ नहीं निकालता है और 1 मंथ में वो 2 चैप्टर रीजनिंग नहीं निकालता है, तो समझ लीजिए कि वो बेकार है। अगर हम निकाल दे रहे हैं तो हम अच्छे हैं, और वो निकाल दे रहा है तो वो अच्छे हैं। तो जहां पे आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और आप ज्वाइन करके 1 महीना फ्री देख लीजिए कि मतलब हम 1 महीने में आपका 3 चैप्टर मैथ का निकाल रहे हैं कि नहीं निकाल रहे हैं, और वो भी अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हुए। अगर नहीं निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम आपको फांकीबाजी मरवा रहे हैं और आप आसानी से छोड़ के हमको जा सकते हैं। तब आप कोई भी प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं। तो बेटा 2 तारीख से आप लोग ज्वाइन कीजिएगा 9:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए बेटा गुड बाय, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि मैथ का सिलेबस, अगला वीडियो मेरा मैथ का सिलेबस पे होगा। ठीक है, बाय बेटा।